राधे राधे बेटा। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड ईयर चल रहा है उसमें 5वीं यूनिट और 6ठी यूनिट व्यक्तिवाद व्यक्तिवाद नहीं सॉरी उदारवाद, फिर मार्क्सवाद, समाजवाद, उसके कार्य और शायद उसके बाद 7वीं यूनिट कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया गया है। अगर हम इस बेसिक चीज़ को समझ लें तो ये दोनों तीनों यूनिट समझ में आ सकती हैं। अगर हम इस बेस को समझ जाते हैं तो हम बनाकर भी उसके कार्य, उसकी चीज़ें, उसमें क्या नियम होंगे, क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें इकट्ठी समझ में आएंगी अगर हम नींव को मजबूत करें। तो अनेकों विचारधाराएं हमारे भारत में, हमारे विश्व में थी। जैसे कि बहुत ये जो उदारवादी विचारधारा थी ये इंग्लैंड की विचारधारा है। तो ये ज़रूरी नहीं है, हम बता रहे कि ये जो विचारधाराएं आई हैं मात्र इंडिया में या भारत में थी। समाज में अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं, वो अलग अलग विचारधाराएं रखते हैं। फिर एक विचारधारा को अपनाते हुए हम राज्य की कल्पना या लोगों के भले के लिए कुछ कार्य करने लगते हैं। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ धीरे धीरे में उसमें कमियां दिखाई देने लगती हैं। फिर कमी जब दिखती है तो नेचुरल सी बात है कि दूसरे जो नई जनरेशन पैदा हो रही है वो पुरानी विचारों को गलत ठहरा देती है कि नहीं ये तो गलत था, इसकी बजाय ये होना चाहिए था। फिर उसमें इम्प्लीमेंट कर दी जाती है और वो फिर ठीक होते हैं। फिर कुछ समय तक उन्हें भी लगता है कि ठीक है, फिर उसमें भी कमी आने लगती है। फिर नए विचारक, नई जनरेशन फिर वो आती है। तो समय, परिस्थिति, स्थान के बदल जाने पर अनेकों विचारक अपने थॉट्स, कभी अरस्तु अब दे रहे हैं, जैसे अरस्तु के विचार अलग हैं और पुरानी विचारधाराएं भिन्न हैं। तो जो उन्होंने पुराने विचार दिए तो वो उन विचारों को अगर हम जड़ से समझ जाएं, चाहे वो 2 लाइनों में ही बात समझ में आए, अगर वो पॉइंट क्लियर हो जाए तो हम अपने आप बनाकर भी उसके कार्य, उसके नियम क्या हैं, कहाँ से विचारधारक जो कैसी सोच रखते थे, वो सब हम बनाकर लिख सकते हैं। और इसमें जो विचारक थे, ये तो मैंने 3-4 विचार इसलिए डाले हैं, खाली बताए हैं कि ताकि ये 2 या 3 जो यूनिट है वो क्लियर हो सके। वरना इसके अतिरिक्त और भी विचारधाराएं हैं। जैसे मैंने तो यहाँ अभी बताया व्यक्तिवाद विचारधारा के बारे में, उदारवाद के बारे में, मार्क्सवाद के बारे में और समाजवाद के बारे में। इसके अलावा और भी विचारधाराएं हैं, नारीवाद विचारधारा भी है, आती है। तो मैं इन चारों को अभी आज स्पष्ट करूँगी ताकि इसके आधार पर यह क्वेश्चन क्लियर हो सके। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है व्यक्तिवाद, और पिछली वीडियो में मैंने एक चीज़ समझाई थी, राज्य और व्यक्ति शब्द दिया था, राज्य और व्यक्ति। जो इन दोनों में इम्पोर्टेंट होगा वो साध्य माना जाएगा और जो कम इम्पोर्टेंट होगा वो साधन माना जाएगा। जिस विचारधारा के लोग, जिस विचार को मानने वाले लोग इसको इम्पोर्टेंट मानेंगे तो ये साध्य हो जाएगा और ये साधन हो जाएगा, और जिस विचारधारा को राज्य को इम्पोर्टेंट मानेंगे तब वो इसे साध्य कह देंगे और व्यक्ति को साधन बोलेंगे। वो कहेंगे कि राज्य साध्य है, जैसे अरस्तु ने बोला था। अरस्तु के बहुत अच्छे शब्द आए हैं। अरस्तु कहता है, क्योंकि पिछली जितनी विचारधारा थी उसमें कुछ ना कुछ कमी पाई गई। अरस्तु कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो सामाजिक प्राणी भी है और राजनैतिक प्राणी भी है। यदि इसका उत्थान करना है, यानी एक व्यक्ति का अगर विकास अगर होना है तो सिर्फ राज्य के अंदर हो सकता है। राज्य से अलग होकर वह अपना विकास नहीं कर सकता। जैसे सामाजिक प्राणी के बारे में बोला कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, वो अकेला अपनी जीवन की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है। उसे अपनी प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है। इसी प्रकार राज्य के अंदर व्यक्ति का विकास भी उसी प्रकार होगा। यदि व्यक्ति को अपना विकास करना है तो उसे किसी न किसी राज्य का मेंबर, सदस्य बनना ही होगा, नागरिक बनना ही होगा। इसका विकास इसी से ही संभव है। तो अरस्तु जो मानते हैं वो राज्य को साध्य मानते हैं
व्यक्ति को साधन मानते हैं। वो कहते हैं राज्य के उत्थान के लिए व्यक्ति का होना जरूरी है, इसका उपयोग किया जाए, राज्य को शक्तियां दे देनी चाहिए। राज्य अपनी शक्तियों का विकास करेगा जिसमें व्यक्ति सुरक्षित रह जाएगा और व्यक्ति राज्य के अंडर रहकर उसके नियमों का पालन करते हुए अपना विकास कर लेगा। लेकिन जो हमारे आरंभ के व्यक्तिवादी हैं, उदारवादी हैं, वो व्यक्ति को इम्पोर्टेंट मानते हैं। वो कहते हैं राज्य बना किसके लिए है, वो व्यक्ति के लिए बना है। तो हर चीज व्यक्ति को केंद्र में मानकर ही तो करनी होगी। व्यक्ति क्या बुद्धिमान नहीं है क्या? कोई पशु है जो इसके अंदर, राज्य के अंदर उसको नागरिकता चाहिए? जब वो आग का आविष्कार बिना राज्य के कर सकता है, सुई का आविष्कार कर सकता है, सुई धागे का, तो व्यक्ति विवेकशील प्राणी, वो अपना विकास कर लेगा, उसे खुला छोड़ दो। राज्य को तो कम शक्तियां देनी चाहिए। राज्य तो बस उतना ही करे जिसकी, जहां पर व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता, जैसे कि दूसरे राज्य से सुरक्षा नहीं कर सकता, सैन्य बल का काम नहीं कर सकता है, तो जो सुरक्षा का दायरा है उसको सुरक्षित बाहर के एरिया में राज्य काम करे। इसकी कमाई के बीच में दखल अंदाजी ना करे, वो अपना विकास कर लेगा। जीवन यापन के जितने भी साधन अपना रहा है, उद्योग धंधे अपना रहा है या नहीं अपना रहा है, तो उसमें ये राज्य दखल अंदाजी ना करे। तो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, ना कि राज्य इंपॉर्टेंट है। ये व्यक्तिवादियों का विचारधारा है। जैसे अब देखो, व्यक्ति शब्द से ही समझ में आता कि व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। तो ये जो है, ये व्यक्ति के साध्य और राज्य को साधन मानते हैं। ये व्यक्ति को साध्य मानते हैं, राज्य को साधन मानते हैं। और ये क्या कहते हैं, व्यक्ति को, वही मैंने समझाया, खुला छोड़ दो, विकास कर लेगा, विवेकशील प्राणी है वो, तो उसको तो, राज्य को तो मात्र उस स्थिति में आना चाहिए जहां व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। इसके विकास में राज्य को तो हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब सुरक्षा का काम आए, क्योंकि उस राज्य को बस उतनी ही कार्य देने चाहिए जहाँ व्यक्ति कार्य ना कर सके, उसकी सुरक्षा के कार्य हों तो राज्य को कार्य करने चाहिए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसी विचारधारा के अनुसार लोगों को विकास करने का मौका मिला धीरे धीरे, क्योंकि व्यक्ति में निर्बल और शक्तिशाली रहते ही हैं। शक्तिशाली जितने लोग थे उन्होंने धीरे धीरे समाज के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया। कमज़ोरों को दबा दिया गया, शक्तिशाली और ज़्यादा अमीर होते चले गए, जिसके कारण समाज अमीर और गरीब दो वर्गों में बंटता चला गया। अब जब बटा तो नेचुरल सी बात है कि अब नई जनरेशन जब आएगी तो वो इसका विरोध करना आरंभ कर देगी। और वही हुआ, लोगों ने इस विचारधारा का विरोध करना आरंभ कर दिया और ये कहा कि नहीं, ये केवल, फिर तो ये इसमें अगर हम व्यक्ति को अकेला छोड़ देते हैं कि विवेकशील है वो विकास कर लेगा, तो जो ताकतवर लोग हैं भले ही वो विकास गरीब भी कर लेगा, लेकिन जो ताकतवर लोग हैं वो इसको गुलाम बना रहे हैं, इसको दबा रहे हैं, तो इसको क्या मिला गरीब को, तो इसकी सुरक्षा कैसे हुई? इसलिए ये नकारात्मक होने लगे, ये विरोध होने लगा। फिर इसके कारण से उदारवाद का जन्म हुआ। उदारवाद दो भागों में बटा, एक नकारात्मक उदारवाद और एक सकारात्मक उदारवाद। हम नकारात्मक उदारवाद को व्यक्तिवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि हुआ क्या कि जो उदारवाद थे, ये इसका जब बहुत कड़ा विरोध होने लगा तब व्यक्तिवादियों ने एक तरह से अपना चोला, अपने विचार बदलने शुरू किए। एक प्रोडक्ट सा बनाया, जैसे प्रोडक्ट हमारे चलते नहीं है तो हम उसमें कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट कर देते हैं। उसी प्रकार व्यक्तिवादियों का जब इस विचारधारा का खुला विरोध होने लगा तब उन्होंने इसी में ही इम्प्लीमेंट किया, कुछ सकारात्मक सोच डाल दी। जो सकारात्मक सोच डाली वही उदारवाद बनी। है वही मूल में कि चाहते तो यही है कि व्यक्ति को खुले छोड़ दिया जाए, लेकिन जब ये नकारात्मक, ये जो विरोध प्रकट होने लगा तो उन्होंने जो पहले तो बोला कि राज्य हस्तक्षेप ना करे, पूर्ण रूप से नकारात्मक जो भाव था, राज्य हस्तक्षेप करे ही नहीं, वो तो नकारात्मक में आ गया। अब इसी का ही विरोध हो रहा है। तब वो कहने लगे कि राज्य हस्तक्षेप कर दे, लेकिन कहाँ, जहाँ जरूरत पड़े। फिर लाइन बदल दी इन्होंने, उदारवादियों ने, कि यदि जरूरत पड़ जाती है तो राज्य को
राज्य को व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र के अंदर हस्तक्षेप कर देना चाहिए, लेकिन भला जरूर होना चाहिए उसका, उसकी भलाई के लिए वो हर क्षेत्र में हस्तक्षेप कर दे। ये इसीलिए विचार डाले गए ताकि विरोध होना बंद हो जाए, और व्यक्तिवादी ही का विकास रूप क्या है, उदारवाद है, तो सबका विकास हो। इसलिए उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी बोली बाद में, व्यक्तिवाद क्या कहते थे, राज्य एक बुराई है, राज्य के साथ मनुष्य का विकास नहीं हो सकता। ये व्यक्तिवादियों का विचारधारा थी। व्यक्तिवादी कहते थे राज्य बुराई है, राज्य को तो बस केवल कुछ शक्तियां देनी चाहिए सुरक्षा की, बाकी छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब क्या कह दिया उदारवादियों ने, जो इन्हीं का विकास था, कि राज्य बुराई तो है लेकिन आवश्यक बुराई है। क्योंकि अगर ऊपर में सोचे कि राज्य बुराई है तो राज्य का होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर शक्तियां दे रखी हैं। अब यहाँ क्या बोल दिया, राज्य बुराई तो है लेकिन जरूरी है, राज्य होना चाहिए, क्योंकि अगर राज्य नहीं होगा तो गरीब और गरीब हो जाएगा, यही सारा लाभ उठाएंगे, गरीबों का कहीं भी विकास नहीं हो पाएगा। गरीबों की अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य की जरूरत है। इसके बाद आता है मार्क्सवादी, क्योंकि जब ये चीज़ बंटने लगी, ये जो दो वर्गों में समाज बंटने लगा, तो कुछ मार्क्सवादी विचारधाराएं भी थी, क्योंकि इन्होंने कहा कि राज्य जरूरी है। उदारवादियों ने बोल दिया राज्य होना जरूरी है। इधर से मार्क्सवादी जो लोग थे, मार्क्स के जो प्रवर्तक हैं, जो जनक हैं, वो हैं कार्ल मार्क्स। ये जो कार्ल मार्क्स हैं, ये बोलते हैं ये राज्य वैसे नहीं बना, राज्य कृत्रिम है माना, राज्य जरूरी है माना, लेकिन यहाँ पर भी जो शक्तिशाली लोग हैं, इन्होंने ही राज्य की उत्पत्ति की है। ये ही लोग चाहते थे कि राज्य बना दिया जाए, क्योंकि अमीर की संख्या कितनी, बहुत कम। आज भी देख लो, जो बहुत अमीर है वो कम संख्या में है, लेकिन जो गरीब है वो अधिक संख्या में है। इन्हें डर था, इन लोगों को डर था कि अगर गरीब अत्यधिक शोषण हो जाने के बाद यदि ये एक हो गए तो अमीरों को दबा देंगे, इनके विरोध में क्रांति कर देंगे, आंदोलन कर देंगे, इनका अस्तित्व खत्म हो सकता है। इसलिए इन लोगों ने एक म्यूचुअल चीज़ राज्य को बनाने की मांग रखी कि ठीक है, आप इनके अधिकारों की रक्षा कर लेना, राज्य को बना दिया जाए। लेकिन उसके मूल में यही इनके भाव थे कि राज्य बन गया तो ये अपने पैसों से राज्य के कर्मचारियों को, सरकार को खरीद लेंगे और इन्हीं कमज़ोरों पर ऐसे कानून बनवाएंगे जिससे इनका ही अधिक और शोषण हो। आज भी ये व्यवस्था कहीं ना कहीं बनी हुई है, चाहे वो आंतरिक रूप से ही क्यों ना हो। राज्य अमीरों के लिए, भलाई के लिए, उन्हीं के लिए ज़्यादा ही कार्य कर रहा है, क्योंकि अमीर इन्हें सत्ता में लाने के लिए धन देते हैं और गरीबों का शोषण हो रहा है कहीं ना कहीं। इसलिए मार्क्सवादी जो हैं वो इस राज्य की जो संस्था है, जो राज्य बनाया गया है या राज्य क्यों बनाया गया है, वो इसे वर्गीय संस्था ही मानते हैं, क्योंकि ये वर्गों में बटा हुआ है, अमीर और गरीब में। और दूसरा, ये राज्य को शोषण का यंत्र भी मानते हैं कि एक ऐसी मशीन है, ऐसा यंत्र है जिससे गरीबों का और अधिक शोषण हो रहा है। फिर वही बात है, राज्य की उत्पत्ति है, ये जब दोनों गरीब और अमीर में संघर्ष हुआ, दो वर्गों के बीच में, उसी का परिणाम है क्या, राज्य। तो राज्य जो क्या है, वो अमीरों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया है, अमीरों के हाथ की कठपुतली बन के रह गया है और गरीबों का शोषण हो रहा है। इसलिए जो मार्क्सवादी विचारधारा वाले लोग हैं, उसके प्रवर्तक है कार्ल मार्क्स, जो ये कहते हैं कि जब ये वर्गीय संस्था है तो इसका समापन होना जरूरी है। ये जो दो भेद हैं, ये संस्था जो बन चुकी है, ये खत्म हो जाना चाहिए। लोगों के अंदर, समाज के अंदर, राज्य के अंदर सभी समान बने, सबको समान अधिकार मिले। इसीलिए समाजवाद का भी उत्थान हुआ, उसका निर्माण हो, क्योंकि जब ये विचार इनको भी काटने लगे, फिर एक और विचारधारा उत्पन्न हुई जिसमें समाज जो है, सभी समाज के जो लोग होंगे, उसमें चाहे राज्य को चलाने वाले लोग हों या राज्य में रहने वाले नागरिक हों, वो सभी समान होंगे। तो समाजवाद
इस समाजवाद शब्द से ही समझ में आता है समाज। अब सत्ता यहाँ पे क्या कहते हैं, ना तो व्यक्ति के हाथ में, ना ही वर्ग की इन दौड़ में संघर्ष चल रहा हो। अब सत्ता किसके हाथ में हो, समाज के हाथ में हो। अर्थात जो सत्ता हो हमारी, वो सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो। जैसे व्यक्तिवादी कहते हैं कि व्यक्तियों को छोड़ दो खुला, किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो। उदारवादी कहते हैं कि ठीक है, अधिकांश लोगों का भला हो जाए, अधिकांश लोगों का भला हो, फिर राज्यों को चाहे इसमें दखलंदाजी करनी पड़ जाए। लेकिन समाजवादी कहते हैं जितने भी उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के जितने भी साधन हैं, इन सभी उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो, ना ही केवल राज्य का अधिकार हो, अपितु पूरे समाज का अधिकार हो। कोई संस्था बनाई जाए, राज्य चाहे राज्य चुनाव करके कुछ लोगों का चुनाव करे, जिसमें संस्था में एक चीफ हो, उसके अंदर फिर सब चीफ हो, फिर उसमें एम्प्लॉय कर्मचारी हों, कितने खजांची हैं जैसे जो वित्त विभाग संभालते हैं। तो इस तरह से एक टीम बनाई जाए और उस टीम के ऊपर फिर राज्य के नियमों का, राज्य के नियम जो बने, जो राज्य ऐसे नियम बनाए जो सरकारी फैक्ट्रियां हों, सरकारी कार्यालय हों, चाहे वो प्राइवेट हों, निजी हों, तो उनके ऊपर ये सारे नियम उन सब पे लागू होने चाहिए एक जैसे। तो समाज के अंदर आ गया तो सबको समान अधिकार मिले, सबको समान अधिकार प्राप्त हो, राज्य पर, उसकी सरकार, उसके लोग, सब पर एक जैसे नियम बन जाएं। ये भी मैंने बताया भी, जैसे सभी समान हों, अधिकार मिले, समान दंड मिले, ये सारा समाजवाद है। यदि हम इस चारों चीज़ों के भाव को समझ लेते हैं तो हम ऊपर की बातें, जो हमारा उदारवाद क्या है, इन चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। वैसे तो अनेकों और विचारधारा भी हैं, जैसे एक उपयोगितावादी विचारधारा भी आती है, उपयोगितावादी विचारधारा, एक अराजकतावादी विचारधारा आती है, एक नारीवादी आती है। अभी उपयोगितावाद जब ये सब दिख रहा है कि यहाँ सभी विरोध हो रहे हैं, तो ये लोग कहते हैं उपयोगी अर्थात यूजफुल, जो व्यक्ति के लिए यूजफुल हो, जो व्यक्ति के लिए जरूरी हो, व्यक्ति का भला कर सके, व्यक्ति को सुख प्रदान कर सके, वो नियम बना देने चाहिए, वो सही है बस। अराजकतावादी जो है वो राज्य को मानते ही नहीं, कि राज्य को तो खत्म ही कर देना चाहिए। राज्य तो जैसे यहाँ मान रहे हैं, व्यक्तिवादी मानते हैं राज्य एक बुराई है, उदारवादी मानते हैं आवश्यक बुराई है, लेकिन अराजकतावादी मानते हैं अनावश्यक बुराई, अनावश्यक बुराई, कि बुराई तो है ही है और जरूरी भी नहीं है, खत्म करो इसे। अब इसमें नारीवादी विचारधारा के लोगों के बारे में लाइन बोलती हूँ थोड़ा सा। नारीवादी विचारधारा के लोग कहते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा ये मनुष्य व्यक्ति राज्य की बातें करते करते पुरुषों का उत्थान ज़्यादा हुआ, पूंजीपतियों का उत्थान ज़्यादा हुआ, नारियों का उत्थान हुआ ही नहीं। नारियां वही अशिक्षित रह गई, ना उन्हें किसी पूंजीपति रूप में माना गया, किसी फैक्ट्री में हिस्सा मिला कहीं मत, तो नारियों का अस्तित्व ज़्यादा डाउन हो गया, उनका शोषण ज़रूरत से ज़्यादा हुआ। जैसे पूंजीपति वर्ग हैं वो गरीब पुरुषों का, गरीब नारियों का तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो गरीब पुरुष हैं वो अपने घर पे गरीब नारियों का और ज़्यादा शोषण कर रहे हैं, तो नारियों का शासन ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। तो जो नारीवादी विचारधारा के लोग हैं वो कहते हैं कि नारियों के उत्थान के लिए, नारियों की सुरक्षा के लिए अनेकों नियम बनाए जाने चाहिए। ये थोड़ा एक लाइन में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब हम उदारवाद, मार्क्सवाद के बारे में जानते हैं। देखो, ये उदारवादी दृष्टिकोण के बारे में लिखा है। अब हमने समझ ही लिया कि उदारवाद दृष्टिकोण क्या होता है। व्यक्तिवाद से अगला उदारवादी दृष्टिकोण, जो नकारात्मक और सकारात्मक भाव में आ जाता है, ये उदारवादी को हम ये उत्तर उदारवादी बोलते हैं इसे। जो सकारात्मक उदारवादी भाव से समझेंगे कि ये व्यक्ति के कल्याण के लिए राज्य जो है व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है अगर ज़रूरी हो। इस लाइन के आधार पर हम इसके सारे जो तत्व हैं, जो नियम हैं, उन सबको जानेंगे।
बस इतना हमें ध्यान रखना है कि इस विचारधारा के लोग राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार करते हैं, लेकिन जहाँ जरूरी हो वो कर दें। अब जैसे पहला पॉइंट है संप्रभुता संपन्न राज्य, क्योंकि उदारवादी विचारधारा के लोग चाहते हैं कि उन्हें ऐसा राज्य मिले जो बाहरी जितनी शक्तियां हैं, बाहरी जो मामले हैं, मसले हैं, उन बाहरी मामलों के प्रति निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। अगर ये स्वतंत्र नहीं होगा तो व्यक्ति पर आंच आ जाएगी, व्यक्ति गुलाम हो सकता है, व्यक्ति का उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए उदारवादी चाहते हैं कि राज्य संप्रभुता संपन्न राज्य हो। फिर इसी प्रकार धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब जैसे वही मैंने पीछे बताया कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। अब ये चाहते हैं कि बुराई तो है लेकिन आवश्यक जरूरी भी है, तो ये राज्य को ऐसे नियम ऐसी चीजें देना चाहते हैं जहां जो व्यक्ति कार्य है वो व्यक्ति कार्य ना कर पाए, राज्य कर पाए। इसलिए कहते हैं जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें हस्तक्षेप ना करे। जो जितना कमा रहा है, जितनी अपनी बुद्धिमत्ता से विवेकशीलता से कमा रहा है, राज्य उसमें दखल अंदाजी ना करे। और दूसरा धर्मनिरपेक्ष, वो अपनी मर्जी से धर्म को अपना सके, धर्म अपना ले, धर्म छोड़ दे, किसी हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू में बदल जाए वो भी। तो ये इन चीज़ों में भी वो चाहते राज्य क्या हो, धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। और ये इसमें दखल अंदाजी नहीं चाहते, ना धर्म में और ना ही आर्थिक क्षेत्र में। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट आता है समाजवादी विचारधारा भी इन्होंने जोड़ी अपने अंदर। समाजवादी विचारधारा में यही कि सबका भला हो, समाज के हाथों में हो, उत्पादन के जो साधन हैं उस पर राज्य का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि उदारवादी जो व्यक्ति हैं वो राज्य को सीमित अधिकार देना चाह रहे हैं। इसलिए तो यहाँ पर भी आ गया कि उत्पादन के साधन में राज्य का अधिकार नहीं हो, जरूरी हो तो वो आए, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए आ जाए। राज्य वहां आ जाए जब अधिकारों की रक्षा अधिकार छीनने जा रहे हैं, तब बीच में दखल अंदाजी करे, अन्यथा ना करे। जो बीच में आपस में गरीब और अमीर के बीच में संघर्ष हो रहा है उनके समझौते के लिए बीच में आए, अधिकारों की रक्षा के लिए बीच में आए, अन्यथा ना आए। इसी प्रकार चौथा पॉइंट आता है हमारा लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना, जहां लोगों के, व्यक्तियों के फायदे की बात हो। क्योंकि जब राज्य आवश्यक है ही, जब मान ही लिया कि राज्य एक आवश्यक वस्तु हो गई है, तो इसको बनाने के लिए, इनका चुनाव करने के लिए तो चुनाव तो होंगे। लोग जो सरकार चलाएंगे, मतलब जो व्यक्ति सरकार चलाएंगे उनके चुनाव के लिए फिर मत देने का अधिकार हो। फिर लोकतांत्रिक सरकार होनी जरूरी है। उदारवादी ये चाहते हैं कि मत देने का अधिकार हो, वो अधिकार कैसा हो, समान हो। अमीरों का मत की कीमत ज़्यादा और गरीबों की मत की कीमत कम नहीं होनी चाहिए, अमीर और गरीब की कीमत बराबर हो। फिर पांचवा गणराज्य हो। गणराज्य क्या होता है कि समूह में आ जाए, जो राज्य को चलाने की जो सरकार है, जो लोग हैं वो बीच समाज में से ही आए, समाज के बीच में से चुनकर आए, गण समूह में से चुनकर आए। ऐसा नहीं कि एक राजा हो, राजा का पुत्र फिर राजा बने तो ये वंश परंपरा चलती रहे, नहीं, ये वंश परंपरा के अनुकूल नहीं मानते, वंश परंपरा को मानते नहीं है। ये चाहते जनता ही चुनाव करे। फिर आता है संसदीय प्रणाली। जो उदारवादी हैं वो संसदीय प्रणाली को मानते हैं, जिसमें विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हो। इसी प्रकार जो अभी बताया कि उदारवादी जो हैं वो राज्य को कम अधिकार देना चाहते हैं, तो जिन जिन कार्यों में वो राज्य का अधिकार मानते हैं तो वो उन्होंने उन कार्यों को बंटवारा कर दिया है, उसे 3 सूचियों में मान दिया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये कहते हैं कि संघ सूची में कुछ एक ऐसे क्षेत्र दे दिए गए, क्षेत्र एरिया, कि जहाँ पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ राज्य अर्थात एक प्रांत, जैसे कि हरियाणा है, तो वो यहाँ राज्य वैसा राज्य नहीं समझेंगे, एक प्रांत के रूप में। तो ये प्रांत जो है वो अपने क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र बांट दिए गए, ये प्रांत अपने कानून बना सकता है। समवर्ती ऐसे क्षेत्र है जहाँ ये दोनों मिलकर वो कानून बनाएंगे। तो इस संसदीय प्रणाली को भी उदारवादियों ने
मान्यता दी है ताकि राज्य के पास सारी सत्ता ना चली जाए। इस प्रकार गैर राजनैतिक नौकरशाही, एक राजनैतिक हो गए जो सरकार चलाते हैं, राज्य को चलाने के लिए जो सरकार बनती है, जो वो लोग जो राज्य चलाते हैं। लेकिन अब नौकरशाही क्या, जो सरकारी नौकर है अर्थात गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो कर्मचारी, ये उनकी बात कर रही है कि राज्य तो चलाए, उनके अधिकार में हो राज्य को। सरकार जो है, कुछ एक ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं जो राज्य को चलाते हैं, लेकिन बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जहां वो काम नहीं कर सकते। उनको चलाने के लिए फिर सरकारी नौकरों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, बैंकिंग डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ही आते हैं। तो ये नौकरशाही को भी मान्यता देते हैं। उसके उपरांत है कल्याणकारी राज्य। जब भी उदारवादी का जो उत्तर उदारवादी आए, जो सकारात्मक विचारधारा इन्होंने जब से लगाई, तब इनके मन में ये आया कि राज्य ऐसा काम करे जो लोगों का कल्याण करे, जिससे लोगों को सुख मिले, अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ मिले। और एक साथ में एक और लाइन इंपॉर्टेंट है जो उदारवादी मानते हैं, और ये सभी मानते हैं, खैर हर विचारधारा के लोग, कि जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक का मतलब है कि जो कम मात्रा में लोग हैं, जैसे SC BC, ये इनकी संख्या कम है। इसी प्रकार नारियों को भी अल्पसंख्यक में माना जाता है। जो कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं, इन लोगों के लिए भी, जो कमज़ोर हों, दुर्बल हों, इन लोगों के लिए भी अगर थोड़े अधिकार एक्स्ट्रा देने पड़ें तो दे दें। उनके लिए उचित कार्यवाही, उचित सुविधा अवश्य होनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है न्यायपालिका। ये वही न्यायपालिका को स्वतंत्र मानते हैं, मानना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं राज्य को भी उतना ही दंड मिले जितना लोगों को मिले, क्योंकि ये धीरे धीरे विचार बदलता चला गया। अपराधी जो हो उसे दंड मिलना चाहिए, फिर कोई भी अपराधी हो, भेदभाव रहित न्याय प्रणाली होनी चाहिए। अगला है पॉइंट हमारा कृत्रिम मानव निर्मित राज्य। राज्य मानते हैं कि उदारवादी कि ये भगवान ने राज्य नहीं बनाया, जब बनाया लोगों ने है, लोगों के भले के लिए है, तो राज्य लोगों की भलाई के लिए ही, कल्याण के लिए कार्य करे। इसलिए उदारवादी राज्य को मानव निर्मित मानते हैं, ना कि ईश्वर निर्मित मानते हैं। एक विचार और भी आता है उदारवादियों का कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य से है, ना कि मनुष्य का अस्तित्व राज्य से। वही बात है, बस लाइन को बदला गया है कि इसमें व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कि उदारवादी ये मानते हैं कि आम जनता को, एक सेकंड, ये 12वां पॉइंट हो गया, आम जनता को घरेलू और बाह्य अर्थात देश के अंदर और देश के बाहर जो संकट हैं उनसे सुरक्षा देने के लिए राज्य आगे आए, क्योंकि इन कार्यों में व्यक्ति अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकता। इसमें केवल राज्य को पूरे अधिकार दे देने चाहिए। उसी प्रकार शिक्षा, धन और स्वास्थ्य, ये 3 चीज़ें, शिक्षा में, धन में, स्वास्थ्य में राज्य की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं मानते कि राज्य की दखल अंदाजी हो। पढ़ाई बच्चा कहीं भी, किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, कहीं तक भी पढ़ाई कर सकता है। धन वो कितना भी अर्जित कर ले, राज्य दखल अंदाजी ना करे। स्वास्थ्य के लिए, अपना इलाज कराने के लिए किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी शहर में, किसी भी देश में करवाए, राज्य की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। ये उदारवादी विचारधारा है। अब दूसरी विचारधारा देखो, मार्क्सवादी विचारधारा। इस मार्क्सवादी विचारधारा को साम्यवादी विचारधारा भी कहते हैं, अर्थात वैज्ञानिक समाजवाद। समाजवाद जो आगे हम पढ़ेंगे, ये वैज्ञानिक समाजवाद भी मानते हैं, क्योंकि जब मैंने पीछे भी बताया यहाँ पर कि मार्क्सवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या कहते हैं कि 2 वर्गों में बटी हुई संस्था है। शोषण का यंत्र है राज्य, राज्य का काम है केवल शोषण करना, बस। राज्य की उत्पत्ति तो है कि 2 वर्गों के बीच संघर्ष हुआ, इसलिए राज्य की उत्पत्ति कर दी। अमीरों ने अपने लाभ के लिए राज्य बना दिया और ऐसे नियम कानून बना रहे हैं जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं। इस लाइन के आधार पर हम सारे पॉइंट समझ सकते हैं। आर्थिक सिद्धांत, ये मानते हैं कि ये धन का सिद्धांत है। धन के आधार पर 2 वर्गों में बटा देश, गरीब और अमीर बने, इनमें एक खाई बनी।
ये सिद्धांत केवल धन के ऊपर आधारित है। मार्क्सवादी कहते हैं कि अमीरों का सिद्धांत है ये, धनी वर्ग का, अर्थात आर्थिक का अर्थ क्या होगा, धनी। तो धनी वर्ग का सिद्धांत है। इन्होंने, धनियों ने, गरीब अमीरों ने जो नियम बना दिया अपने लिए, फायदे के लिए जो राज्य बना दिया, बस वही सिद्धांत है ये। फिर दूसरा, वर्ग विहीन समाज। ये कहते हैं कि ये जो राज्य बना है, होना तो यही चाहिए कि वर्गों में बटा हुआ ना हो। जो दो वर्गों में देश बट गया, वर्ग से हीन हो जाना चाहिए, वर्ग में बटा हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन है क्या, राज्य दो वर्गों में बटा हुआ है, समाज दो भागों में बटा हुआ है। ये समाज दो भागों में बटा हुआ है, अमीर और गरीब में। इनका सिद्धांत यही मानता है कि ये इनकी शक्ति, इनके संघर्ष का परिणाम है। तो दो वर्गों में बटा हुआ ही समाज मानते हैं, इसलिए राज्य का निर्माण हो पाया है या अमीरों ने किया है। तीसरा, अमीरों के लाभ के लिए राज्य का निर्माण। वही बात घूम कर आ रही है, बस हम लाइन बदल रहे हैं कि अमीरों ने जब झगड़ा हुआ तो उन्होंने अपने सुरक्षा के लिए, अपने और ज़्यादा लाभ के लिए राज्य का निर्माण कर दिया, ताकि वो अपने द्वारा किए गए कार्यों को ठीक मान सकें या राज्य के द्वारा कहलवा सकें कि जो अमीर लोग कार्य कर रहे हैं वो ठीक कार्य कर रहे हैं, ताकि शोषण और गरीब का हो सके, गरीब का शोषण लगातार होता चला जाए। तो ये राज्य का निर्माण हुआ इसलिए। फिर लोकतंत्र पर अमीरों का वर्चस्व समाप्त हो, अर्थात मानते क्या है, यही मानते जो लोकतंत्रात्मक शैली है, जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारी राज्य है, इसके ऊपर किसका राज चल रहा है, अमीरों का वर्चस्व, माने राज, हुकूमत, अमीरों की हुकूमत चल रही लोकतंत्र पर। अमीर अपनी कठपुतली बनाए बैठा राज्य को, धन से अपनी मर्जी से सत्ता किसी एक सरकार को चुनाव कर देता है, फिर वो जो चुने हुए लोग जिस अमीरों ने चुना है वो उन्हीं के भले के लिए कार्य करते हैं। तो ये चीज़ें समाप्त हो जानी चाहिए। इसी प्रकार अगला पॉइंट देखो, स्वर्णिम समाज की कल्पना तो ये करते हैं कि ये जो वर्गों में बैठा हुआ ये वर्ग खत्म हो जाए, सारा समाज एक हो जाए, कोई भेदभाव ना हो, अमीर गरीब ना हो। ये चाहते हैं, असल में एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट आती है, ये चाहते हैं अमीरों से धन ले लिया जाए। जो अगर ये इतनी खाई बनाए बैठे हैं तो अमीरों से धन ले लो और गरीबों में बांट दो। ये कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है कि अमीर खाई बनाए बैठे तो अमीरों से धन ले लो। तो ये कहीं ना कहीं आगे चलकर समाजवाद जो भाव बना है ये इसी विचारधारा पर बना है। ये जो टैक्स लिए जाते हैं, जो इनकम जिनकी ज़्यादा होती है उनसे टैक्स के रूप में पैसा ले लेते हैं, फिर गरीबों को पेंशन के रूप में या राशन बांटने के रूप में ये जो डिपो बने हुए हैं, या फिर गरीबों के लिए जो सुकन्या की जो बनी है, बीमा सुकन्या पॉलिसी बनी है, ये अनेकों पॉलिसियाँ गरीबों के लिए निकाली गई हैं। तो एक है रोजगार भी निकाला गया है कि गरीबों को बेरोजगारी भत्ता दे दिया जाए, गरीब हैं इन्हें नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये सब चीज़ें ये कहीं ना कहीं अमीरों से धन ले लो और गरीबों को बांट दो, ये मार्क्सवादी विचारधारा ही आती है। इसलिए स्वर्णिम समाज की कल्पना ये लोग करते हैं कि समान समाज हो, सबको न्याय मिले, भाईचारे की भावना हो, भेदभाव खत्म हो जाना चाहिए। और ये किस में आएगा, जब राम राज्य हो जाएगा। राम राज्य उसे कहते हैं जहां नियम सबके लिए जैसे हो जाए, जो राजा है, जो सरकार है, जो राज्य चला रही है उसके लिए भी वही नियम हो, और उस राज्य में रहने वाले लोग हैं जो नागरिक हैं उनके लिए भी वही नियम हो, अर्थात राजा और रंक में कोई भेद ही नहीं हो। ये चाहते हैं शेर और बकरी एक ही घाट पर एक ही तालाब में पानी पिए, इतनी समानता हो जाए, पूरा देश पूरा राज्य सत्यम शिवम सुंदरम की लीक पर चल जाए, जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है, सब बराबर है। अगला पॉइंट, मार्क्सवाद ये भी कहते हैं कि समान काम समान वेतन। ये नहीं कि अमीर है उसने काम कम किया तो उसे वेतन ज़्यादा दे दिया जाए, तनख्वाह ज़्यादा दे दी जाए, नहीं, अमीर और गरीब दोनों ही मेहनत करें और जो जितनी मेहनत करेगा उन्हें धन भी उतना ही मिलेगा। ये नहीं कि अमीर बैठा रहे और गरीब काम करता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी समान काम हो, समान वेतन मिले। न्याय व्यवस्था कानून, जो भी कानून बनाए जाए अमीरों के लिए गरीबों के लिए समान हो। ये नहीं कि अमीरों को माफ़ी मिल जाए, गरीबों को ज़्यादा शोषित कर दिया जाए।
फिर आता है 9वां पॉइंट मार्क्सवादी में, मार्क्सवाद, श्रमिकों के लिए कानून। ये कहते हैं कि अगर एक आम जनता से, लोगों से कार्य कराना है तो जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं, जितने भी श्रमिक हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनके लिए काम निर्धारित हो, कितने घंटे काम होगा, राज्य ये काम करेगा। राज्य काम करे, कितने घंटे काम करेगा, उसको कितनी छुट्टियां मिलेंगी, या फिर उसे कितना भत्ता मिलेगा, कितनी उसे तनख्वाह मिलेगी मिनिमम। यहाँ तक इतनी से कम तो महंगाई, ये भत्ता हो रहा है महंगाई का, हर साल महंगाई भत्ता बढ़ जाना चाहिए। फिर बच्चों को, स्त्रियों को काम नहीं मिलना चाहिए, या स्त्रियों के काम के लिए उन्हें थोड़ी छुट्टी एक्स्ट्रा दे देनी चाहिए, या जब वो गर्भ अवस्था में हो तो उन्हें अवश्य ही छुट्टी अधिक मिलनी चाहिए, ताकि बच्चों का पालन पोषण सुचारू रूप से हो सके। तो ये कुछ नियम ऐसे हों जो श्रमिकों के लिए कानून बनाए जाए। फिर आता है वैज्ञानिक सिद्धांत। सिद्ध किया किसने? कार्ल मार्क्स ने। वो वैज्ञानिक सिद्धांत क्या कहता है कि एक नियम एक फल। विज्ञान भी तो करता है कि अगर ऐसा होगा तो उसका फल ये मिलेगा। फिर चाहे वो अमीर अपराध करे तो फल ये मिलेगा, अमीर भला करे तो फल वो मिलेगा। तो ये वैज्ञानिक सिद्धांत, मार्क्सवाद सिद्धांत को वैज्ञानिक सिद्धांत भी कहते हैं कि पूरे देश में एक ही नियम लागू कर देना चाहिए और उसका एक ही परिणाम होना चाहिए। ये मार्क्सवादी सिद्धांत है।